यूपी बोर्ड 12th क्लास होम साइंस की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज स्टूडेंट्स जो हम चैप्टर ले रहे हैं यूनिट फर्स्ट पोषण और संतुलित आहार, इसको मैं इजी नोट्स भी आपको अवेलेबल कराऊंगी और विस्तार से समझाऊंगी। इस समय बच्चों के पास बुक्स भी नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये इजी नोट्स अपने रजिस्टर में मेंटेन करते रहिए, समझते रहिए। आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी परफेक्शन के साथ होती रहेगी। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर, पोषण और संतुलित आहार। सबसे पहले आप जान लीजिए भोजन। मालूम है भोजन हम सब के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे शरीर की जो बेसिक फंक्शन है, जैव रासायनिक प्रक्रियाएं हैं, उनको ठीक ठाक चलाने के लिए और हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए और उसमें होने वाली टूट फूट की मरम्मत के लिए, बेसिक कोशिकाओं में अगर किसी प्रकार की कोई मरम्मत की ज़रूरत है तो उसके लिए, और हमें रोगों से बचाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। अगर हम इसे समझें तो भोजन हमारे शरीर में 3 प्रकार से कार्य करता है। सबसे पहले भोजन हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ऊर्जा यानी कि ताकि हम कार्य कर सकें, और ऊर्जा को नापने की इकाई होती है कैलोरी। तो पहला पॉइंट है भोजन हमें ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरा, शरीर में वृद्धि और विकास। आपने देखा होगा मानव भ्रूण एक छोटी सी कोशिका जो कि आँखों से दिखाई नहीं देती, उससे उसका निर्माण शुरू होता है और वयस्क अवस्था तक आते आते वो अपना संपूर्ण आकार प्राप्त कर लेता है। तो कितना अधिक विकास होता है, नई कोशिकाएं बनती हैं, वो सब भोजन के कारण संपन्न हो पाता है। और दूसरा, जो एडरली पर्सन्स होते हैं उनमें लगातार हमारे शरीर में कुछ कोशिकाएं रिपेयरिंग मांगती हैं, उनकी मरम्मत का काम भी भोजन के द्वारा होता रहता है। और तीसरा और इम्पॉर्टेंट काम है कि भोजन हमें रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है, हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत बनाता है। तो भोजन के इन कार्यों के आधार पर, ये महत्वपूर्ण कार्य जो भोजन के द्वारा किए जाते हैं, हम भोजन के को कुछ पोषक तत्वों में बांटते हैं। भोजन के प्रमुख 6 पोषक तत्व होते हैं, आप सबको पता है, पहली क्लासेस में आप पढ़ चुके हो। जैसे कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा विटामिन, चौथा खनिज लवण, वसा। ये भोजन के प्रमुख पोषक तत्व होते हैं। अब ये पोषक तत्व क्या काम करते हैं, हमें ये समझना है। जैसे ऊर्जा देने का, प्रदान करने का जो काम है, ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व हैं, उसके अंतर्गत हम रखते हैं कार्बोहाइड्रेट को और वसा को। अब कार्बोहाइड्रेट आपको पता है किन स्रोतों से मिलता है। जितने भी अनाज हैं, जो भी आप अनाज यूज़ करते हो, गेहूँ, चावल, बाजरा, जौ, मक्का, ये सब हमें कार्बोहाइड्रेट अच्छी मात्रा में देते हैं। और वसा भी ऊर्जा देने का काम करता है। वसा आपको पता है किससे मिलता है, घी, तेल, मक्खन, ये सब वसा के स्रोत हैं। दूसरा जो पोषक तत्व है वो निर्माणकारी तत्व उसको कहा जाता है, जो शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। उसके अंतर्गत आता है प्रोटीन। अब प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं जैसे दूध, मांस, मछली, और शाकाहारी लोगों के लिए दालें, सभी तरह की दालें जैसे राजमा है, लोबिया है, और अरहर, मूंग, चना, ये सब दलहन वर्ग में आते हैं और ये प्रोटीन के अच्छे स्रोत होते हैं। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है, रोगों से सुरक्षा देने वाला तत्व, इसके अंतर्गत आते हैं विटामिन और खनिज लवण। हरी सब्जियां जैसे पालक, पत्ता गोभी, ये सब, और जितने भी प्रकार के फल हैं, ये सब विटामिन और खनिज लवण के अच्छे स्रोत होते हैं। साथ ही इनसे हमें अच्छी मात्रा में रफेज भी मिलता है। रफेज यानी कि रेशे, जो कि हमारी आंतों की मूवमेंट के लिए, हमारी आंतों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो आज हमने भोजन के तत्व पढ़ा, और उन तत्वों को किस आधार पर हमने कैटेगराइज किया है। नंबर 1 ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व, उसके अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट और वसा को रखा है। दूसरा निर्माणकारी तत्व, इसके अंतर्गत प्रोटीन को रखा है। और तीसरा रोगों से सुरक्षा करने वाले तत्व, इसके अंतर्गत आता है विटामिन और खनिज लवण। इसके बाद जो हम पढ़ चुके भोजन के प्रमुख पोषक तत्व, इसके बाद जो दूसरा टॉपिक हम लेंगे वो है संतुलित आहार। क्योंकि आपका चैप्टर जो है, ये जो आपने समझा, ये बेसिक चीज़ें समझी जो आप पहले भी पढ़ चुके हो, और संतुलित आहार को समझने के लिए ज़रूरी थी। तो संतुलित आहार ऐसा आहार होता है जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा और अनुपात में उपस्थित
होते हैं, जिससे प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिदिन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। अब पोषक तत्व आपको पता ही है कौन कौन से हैं, आपने अभी पढ़ा। तो ये जो पोषक तत्व है इनका मात्रा और अनुपात की दृष्टि से भी उचित होना ज़रूरी है। ठीक है, मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को खाने में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट चावल देते हैं और बाकी चीज़ें नहीं देते, तो क्या होगा? प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग और विटामिन्स की कमी से होने वाले रोग उसके अंतर्गत हो जाएंगे। यानी कि हमें ऐसा आहार देना है जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा और अनुपात में उपस्थित हो। फिर आपने बच्चों ये ICMR ने भी परिभाषा दी है संतुलित आहार की, और ICMR की फुल फॉर्म होती है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये समय समय पर पोषण के नए नॉर्म्स देते रहते हैं। तो इनके अनुसार जो संतुलित आहार की परिभाषा है, तो संतुलित आहार वह आहार है जो मात्रा और गुण में संतुलित हो तथा शरीर की वृद्धि, विकास कार्य और स्वास्थ्य संरक्षण के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को उचित मात्रा में सम्मिलित भी करता हो। तो उस संतुलित आहार की परिभाषा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार भी आप लिख लेंगे। एग्ज़ाम में अगर परिभाषा आती है तो आप उसे इसी तरीके से लिखें। और उसके बाद भोजन की श्रेणियाँ होती हैं, जैसे अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को अपर्याप्त भोजन मिल रहा है या पर्याप्त भोजन मिल रहा है या संतुलित भोजन मिल रहा है, इस तरीके से हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। अब जब हम संतुलित भोजन की बात करते हैं तो कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि संतुलित भोजन में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा और अनुपात में होंगे, ये आपने समझा। दूसरा, भोजन सरलता से पचने योग्य, हल्का और स्वादिष्ट होना चाहिए। भाई स्वादिष्ट होना भी एक कंपलसरी कंडीशन है, बिना स्वाद के व्यक्ति अच्छे से भोजन ग्रहण नहीं करेगा। और दूसरा, वो इजी टू डाइजेस्ट और हल्का भी होना चाहिए। तीसरा, भोजन स्वच्छ और स्वास्थ्य संबंधी नियमों के अनुरूप होना चाहिए, स्वच्छ वातावरण में बनाया जाना चाहिए और स्वास्थ्य के नियमों के ध्यान में रखते हुए। और चौथा, जिसे मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझती हूँ, हमें हमेशा भोजन मौसम के अनुकूल करना चाहिए, यानी हमें अपने भोजन में मौसमी फल और सब्जियों का अधिकता से उपयोग करना चाहिए। बच्चों, एक ये भी भ्रम होता है कि सिर्फ महंगे भोज्य पदार्थ जैसे बादाम है, काजू है, अंडा है, दूध है, इन्हीं को खाकर हम अच्छा पोषण प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। हमें अगर पर्याप्त ज्ञान हो, जानकारी हो, तो हम इनकी जगह कुछ सस्ते भोज्य पदार्थ जैसे बादाम की जगह मूंगफली और चना हम खाएं, बहुत अच्छा पोषण मिलता है। अगर दूध किसी कारणवश उपलब्ध नहीं है तो बटर मिल्क, जिसे आप मट्ठा कहते हो, वो भी काफ़ी पोषण युक्त होता है। और इसी तरीके से मौसम में जो आने वाली सब्जियां हैं बहुतायत में आती हैं, काफ़ी मात्रा में उपलब्ध होती हैं, हमें आसानी से मिलती हैं, सस्ती मिलती हैं, तो हमें उनका उपयोग करना चाहिए। बेमौसम की आने वाली सब्जियों को उगाने के लिए अधिक मात्रा में कीटनाशकों का प्रयोग करना पड़ता है, वो भी हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है। तो हमें इस बात पर विशेष जोर देना चाहिए कि यह मौसम में आने वाले फल वो हमारे प्रकृति के अनुसार भी बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। जैसे गर्मियों में अब तरबूजा और खरबूजा आएगा, आपके शरीर को पानी की ज़्यादा मात्रा चाहिए, गर्मी ज़्यादा है तो वो उसकी पूर्ति करेगा। तो इस तरीके से मौसमी फल और सब्जियों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपके 12th बोर्ड के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बहुत बार पूछा जाता है कि संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक समझाइए। देखिए बच्चों, संतुलित आहार हर एक व्यक्ति के लिए एक जैसा नहीं हो सकता। हमें उस व्यक्ति के लिए संतुलित आहार प्रस्तावित करते समय या उसको रिकमेंड करते समय कुछ बातें ध्यान में रखनी होती हैं। जैसे आयु, अलग अलग आयु वर्ग के लोगों के लिए संतुलित आहार की मात्राएं अलग अलग होती हैं। एक छोटे बच्चे के लिए, एक स्कूल जाने वाले बच्चे के लिए, एक 16 साल के किशोर के लिए जो एक एथलीट भी है, या फिर एक गर्भवती स्त्री के लिए भोजन की आवश्यकता अलग अलग हो सकती है। तो आयु, सबसे पहले अगर आप संतुलित आहार या बैलेंस डाइट प्रिस्क्राइब कर रहे हो तो आप पूछेंगे व्हाट इज़ योर एज, आपकी एज क्या है। दूसरा जो चीज़ होती है वो होती है लिंग या जेंडर, जिसे कहते हैं मेल और फीमेल। इसके आधार पर भी संतुलित आहार की जो आवश्यकताएं वो बदलती रहती हैं। तीसरा पॉइंट आता है क्लाइमेट या जलवायु के अकॉर्डिंग भी ठंडी जलवायु वाले देशों में अधिक कैलोरी युक्त भोजन की आवश्यकता होती है और गर्म जलवायु वाले देशों में कुछ कम, क्योंकि वातावरण गर्म रहता है, पसीने के रूप में पानी बहुत अधिक मात्रा में निकलता रहता है, तो उसकी पूर्ति के लिए शरीर पानी अधिक मात्रा में लेता है। नेक्स्ट है परिश्रम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप किस तरीके का वर्क करते हो।
हम उसको 3 कैटेगरी में बांट लेते हैं, एक हल्का काम करने वाले, एक मध्यम काम करने वाले और कठिन परिश्रम करने वाले। जैसे टीचर्स हैं, ये अक्सर अपना बैठकर काम करते हैं, तो इनका काम हल्के कार्य की श्रेणी में आता है। मध्यम श्रेणी में जैसे गृहिणियाँ हैं, नर्सें हैं, जिनको चलने फिरने का काम भी करना पड़ता है और मेंटल वर्क भी करना पड़ता है, डॉक्टर्स हैं, तो वो मध्यम श्रेणी में, और हैवी वर्कर्स में जैसे मज़दूर वगैरह ये आते हैं। तो जो अधिक परिश्रम करता है उनको अधिक कैलोरी युक्त भोजन की आवश्यकता होती है। इसी तरीके से कुछ नेक्स्ट पॉइंट बैठता है विशेष दशाएं। विशेष दशाएं जैसे कोई अगर स्त्री है, वो हल्का काम करती है और साथ में वो गर्भवती भी है, या वो एक दूध पिलाने वाली मात्रा है, धात्री मात्रा है, तो उसकी भी जो संतुलित आहार को की जो मात्रा है, आवश्यकता हैं, वो बढ़ जाती हैं, क्योंकि बच्चे के निर्माण के लिए, गर्भवती स्त्री में भ्रूण के निर्माण के लिए अधिक पोषक तत्व चाहिए। इसी तरीके से दूध पिलाने वाली माता के लिए दुग्ध निर्माण उसके शरीर में होता है, तो उसके शरीर के लिए भी अधिक पोषण युक्त भोजन की आवश्यकता होती है। तो हम इन 5 तथ्यों को ध्यान में रखते हुए किसी व्यक्ति के लिए संतुलित आहार की मात्रा को प्रिस्क्राइब करते हैं या सजेस्ट करते हैं। इसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, वो पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों के बारे में पूछ लिया जाता है। जैसे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, आप सबको पता है, रतौंधी। रतौंधी का लक्षण क्या है, कम प्रकाश में या सूर्य के रोशनी के अभाव में उस व्यक्ति को दिखाई देना बंद हो जाता है। हम क्या करेंगे उसको दूर करने के लिए, विटामिन ए से युक्त भोज्य पदार्थ जैसे अंडा, मक्खन, घी, मछली का तेल, गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियां, इनका प्रयोग अधिक करेंगे। दूसरा, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो थायमिन। इस रोग की कमी में क्या होता है, तंत्रिका तंत्र और पेशियों का कार्य प्रभावित होता है, साथ ही अपच और कब्ज हो सकती है। और इस सब के सामूहिक लक्षणों को हम जानते हैं बेरी के रूप में। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। इस रोग में मुख्यतः मसूड़ों में सूजन आ जाती है, घाव देर से भरते हैं, और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, विटामिन सी युक्त भोज्य पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे खट्टे और रसीले फल इसके बहुत अच्छे स्रोत होते हैं। फिर आता है विटामिन डी की कमी से आपने सुना होगा सूखा रोग हो जाता है या रिकेट्स हो जाता है। जो बड़ी आयु वर्ग के लोग हैं उन्हें ऑस्ट्रोमलेशिया रोग हो जाता है। तो उसके निर्माण के लिए ये ऐसा विटामिन है जो हमें निःशुल्क मिलता है सूरज की किरणों से, और हमारी त्वचा में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसका निर्माण हो जाता है। तो ये जो चारों पॉइंट हैं, से आप बहुविकल्पीय मल्टी चॉइस क्वेश्चंस में आप इसको उपयोग में आ सकते हैं, आपको फिलअप्स में आ सकते हैं, या अति लघु आंसर आते हैं कि आपसे पूछा कि विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए, तो आप सब सॉल्व कर पाएंगे, आपको समझ आया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं अगली क्लास में लूँगी, और वो टॉपिक होंगे कुपोषण का कारण, और क्या कारण है कि कुपोषण हो जाता है, या फिर दूसरा इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और बचता है इसमें। एक तो कुपोषण इम्पॉर्टेंट टॉपिक बचा इस चैप्टर के अंदर, और दूसरा दूध और उसका संगठन। दूध को हम संतुलित आहार की श्रेणी में रखते हैं, क्यों? ये दोनों टॉपिक हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।